हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका, एक सेकेंड, फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या होता है फाइनेंशियल लिवरेज? फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल। इसका मतलब सिंपल सा मतलब है, हमारा जो टोटल कैपिटल है, हमारा टोटल कैपिटल है, इसमें डेट कितना है, इसमें डेट कितना है ओके। जैसे मान लो टोटल कैपिटल 1 लाख है, तो 1 लाख में हमारा डेट कितना है? मान लो डेट 60,000 डेट है, अब बच गया 40,000 रुपया। जस्ट एन एग्जाम्पल, 40,000 आपका रिटेन अर्निंग होगा। ओके, तो या फिर आपने शेयर इशू किया होगा, जो भी है, हमको डेट से मतलब है कि हमारा 1 लाख कैपिटल है टोटल, 1 लाख में डेट कितना है, तो डेट कितना है? 60,000 है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल लिवरेज। बस, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेट बाय इक्विटी। और यहाँ इक्विटी का मतलब यह है कि डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। क्यों? क्योंकि ये टोटल होगा। ओके, टोटल कैपिटल। ओके, तो डेट बाय टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल में कौन कौन आ जाएगा? डेट भी आएगा और इक्विटी भी आएगी। ओके, समझ में आ गया? फाइनेंशियल लिवरेज किसे कहते हैं? सिंपल। अब देखो, अब आता है कॉन्सेप्ट के बाद, क्योंकि यहां हमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने हैं। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो पहले आप, विथ मोर डेट फंड कंपनीज अर्निंग इंक्रीज बिकॉज डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बट इट इज वेरी रिस्की। विथ मोर डेट फंड, ज्यादा डेट होगा, जितना ज्यादा डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा, हमारा अर्निंग इंक्रीज होगा। क्या होगा? हमारा अर्निंग इंक्रीज होगा। अर्निंग का मतलब अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। मतलब जितना ज्यादा डेट होगा उतना ज्यादा अर्निंग इंक्रीज होगा। मतलब जितना ज्यादा डेट इंक्रीज उतना ज्यादा अर्निंग इंक्रीज। ओके, लेकिन ये क्या है, क्यों होगा? क्योंकि बिकॉज डेट जो है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सस्ता है। ओके, बट इट इज वेरी रिस्की। रिस्की क्यों है? रिस्की इसलिए कि आप कमाओ या ना कमाओ, आपको इंटरेस्ट देना ही है और आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाना होगा। ओके, बट यहां देखो एक चीज, एक केस है यहाँ पे, मोर डेट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द अर्निंग। ज्यादा डेट होगा तो अर्निंग इंक्रीज होगा, ये हमने देखा। लेकिन कब? ओनली व्हेन रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डेट। जब आपका कमाई, आप कहीं ना कहीं तो जो ये 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था, हमने डेट प्लस इक्विटी से लिया था, तो ये जो 1 लाख आप कहीं ना कहीं क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे। तो इन्वेस्ट से जो कमाई होगा, ओके, इन्वेस्ट से जो रिटर्न आएगा, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, ये ज्यादा होना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन डेट से। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन डेट। ओके, तभी जाके आपका ये जो चीज है, ये जो आपका डेट इंक्रीज होगा, तब अर्निंग पर से इंक्रीज होगा, तब ये फॉलो होगा। नहीं तो फॉलो, ये केस फॉलो नहीं होगा उसमें। समझ में आया? जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर होगा इंटरेस्ट ऑन डेट से। मान लो डेट, इंटरेस्ट ऑन डेट मतलब क्या? आप बैंक से लोन लिया है आपने और आप 9% बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो, आप, और आपका कमाई हो रहा है, आपने जो इन्वेस्ट किया उससे कमाई हो रहा है 8%। तो क्या फायदा आपको इन्वेस्ट करके? कोई फायदा है? कोई कमाता क्यों है? कोई पैसा क्यों लगाता है? ताकि मैं जितना मेरा खर्चा है उससे ज्यादा कमाऊं। ये सुनो, तो खर्चा इधर इंटरेस्ट दे रहे हो 9% और कमाई हो रहा है 8%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से जो आप रिटर्न, जो आपने इन्वेस्ट किया है उससे रिटर्न आ रहा है 8% और आप इंटरेस्ट दे रहे हो 9% बैंक को, तो क्या फायदा? तो इसीलिए कहा गया है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा होगा इंटरेस्ट ऑन डेट से, तभी जाके आपका ये डेट, और ये डेट इंक्रीज होने से अर्निंग पर से इंक्रीज होता है, ये फॉलो होगा। ओके, तो चलिए एक चीज हम अब लोग देखते हैं। समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि जैसे जैसे डेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे ईपीएस इंक्रीज होगा। ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर। देखिए ये क्वेश्चन है, ये बुक का ही क्वेश्चन है। कौन सा बुक है? संदीप गर्ग। ओके, तो आपके पास भी होगा ही संदीप गर्ग, नहीं होगा तो इसको एक बार
आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो मैं यहीं पे करा देता हूँ। ओके, समझने से मतलब है, देखो क्या है हमारे पास, क्या है ये आपका टोटल फंड कितना है 30 लाख, डेट है 10% इंटरेस्ट ऑन डेट। ओके, इक्विटी शेयर 10 ईच, क्या टैक्स रेट 30%, ईबीआईटी 4 लाख, 30 लाख टोटल रेज हुआ है फंड। ओके, पहला सिचुएशन है डेट नील, इक्विटी 30 लाख। ओके, पूरा 30 लाख का 30 लाख। तो देखो सिचुएशन 1 जल्दी जल्दी करेंगे। ओके, ईबीआईटी कितना है 4 लाख है। ठीक है, तो पहले 4 लाख ईबीआईटी लेस, सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं। पहले इंटरेस्ट डिडक्ट होता है, फिर टैक्स डिडक्ट होता है। ओके, तो इंटरेस्ट कितना परसेंट है 10% है। किस पे, डेट पे। डेट कितना है अभी पहला सिचुएशन में 0 है, नील है, तो यहाँ पे नील आ जाएगा, तो इसमें तो कुछ माइनस होगा नहीं। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये क्या आ गया आपका अर्निंग बिफोर टैक्स, अब लेस टैक्स 30%, इसी का 30% होगा तो 3/12 1,20,000। ओके, 1,20,000 आपका टैक्स आ गया। 30% किसका, 4 लाख का 30%, तो कितना आएगा 3/12 1,20,000 आएगा, तो ये आ जाएगा 2,80,000। तो ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ईपीएस का फॉर्मूला क्या होगा, यहीं पे कराता हूं। ओके, ईपीएस का फॉर्मूला होगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये साइड कर देना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए आपको। मैं ये प्रूफ करा रहा हूं कि जैसे जैसे डेट इंक्रीज होगा अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होगा। तो डेट अभी 0 है पहला सिचुएशन में, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है 2,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 30 लाख शेयर है, सॉरी यहाँ पे 30 लाख शेयर है अभी और डेट नहीं है, तो 30 लाख और एक का दाम है 10 रुपया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 लाख हो जाएगा। तो 1 2 3 4 0 4 0 कट गया, 28 डिवाइडेड बाय 30 तो कितना होगा, मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, आप भी करके देख लो, 0 पॉइंट कुछ आएगा। ओके, तो यही चीज मैं बता रहा हूं कि 2,80,000 है ना, 2,80,000 डिवाइड बाय 3 लाख तो 0.93 ये आप याद रखो। पहला का कितना आया 0.93 पहला का आया। ओके ओके, इसको मिटा दूं मैं, चलो या फिर नीचे कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको एक काम करते हैं, अब सिचुएशन 2 कर लेते हैं। नीचे तो है नीचे, यही पे कर लेते हैं सिचुएशन 2। ये 2 नंबर। ओके, सिचुएशन 2 कितना है, इसमें डेट है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डेट आ गया इसमें 10 लाख और इक्विटी आ गया 20 लाख, सॉरी 30 लाख तो टोटल है, तो 20 लाख इक्विटी आ गया। ओके, अब देखो ईबीआईटी कितना है 4 लाख है, लेस इंटरेस्ट ऑन डेट, तो इस बार तो डेट है, तो डेट कितना परसेंट 10%, तो 10 लाख का 10% 1 लाख। ओके, तो 3 लाख। अब ये क्या है अर्निंग बिफोर टैक्स, अब लेस टैक्स 30%, 30% कितना होगा 90,000 होगा शायद, ठीक 90,000, तो ये कितना आ जाएगा 2,10,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स। समझ में आया। अब अर्निंग पर शेयर कितना, फॉर्मूला क्या है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया है 2,10,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी कितना है 20 लाख, तो 20 लाख 10 ईच, तो मतलब 2 लाख हो गया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 21/20, तो जब हम लोग 21/20 करेंगे तो ये आएगा आपका 1.05, कितना आएगा 1.05। तो पहला वाला कितना आया था, पहला वाला आया था सिचुएशन 1 में आया था 0.93,
और दूसरा सिचुएशन में आ गया 1.05, तो हमारा डेट नील था तो 0.93, अब हमारा डेट हो गया 10 लाख तो 1.05। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि जैसे जैसे डेट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा ईपीएस भी इंक्रीज हो रहा है। प्रूफ हो रहा है ना। एक और सिचुएशन है, इसको भी करके देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। ओके, इसको मिटा देता हूं। अब आप याद रखना, अब सिचुएशन 3, 3 नंबर वाला। सिचुएशन 3 में क्या है, डेट है 20 लाख, इक्विटी है 10 लाख, तो ईबीआईटी 4 लाख लेस इंटरेस्ट ऑन डेट 10%, तो 20 लाख का 10% 2 लाख, 2 लाख बची है। अर्निंग बिफोर टैक्स, अब लेस टैक्स 30%, 3 4 12, 1,20,000 आएगा। 1 लाख 2 लाख, टैक्स कितना होगा, टैक्स होगा आपका, टैक्स आपका 2 लाख पे, 2 लाख पे आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो 3 2 6, 60,000 आपका टैक्स आ जाएगा। तो 60,000 टैक्स आ जाएगा तो आपका 1,40,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, ईएटी मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स। मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनना। ओके, अब आपका ईपीएस का फॉर्मूला, ईपीएस का फॉर्मूला क्या होगा, ईपीएस अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 10 लाख, और 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 लाख। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 14 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा 1.40। ओके, तो जैसे जैसे आपका डेट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका ईपीएस इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आपका डेट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ईपीएस भी इंक्रीज हो रहा है। ये है आपका जो सिचुएशन के हिसाब से था उस हिसाब से। ओके, और यही आपका कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज देख लो, समझ में आ गया। अब एक चीज आप देखो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, यही पे मैं बता देता हूँ। ओके, मैं इसलिए ये वाला कट करके लाया हूँ, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। डज ईपीएस ऑलवेज राइज विथ इंक्रीज इन डेट? क्या ईपीएस हमेशा इंक्रीज होगा जैसे जैसे डेट इंक्रीज होगा? क्या ये सही है? नो, ईपीएस डज नॉट ऑलवेज राइज with increase in debt. It is possible only when return on investment is more than cost of debt. ये तभी होगा, ये जो जैसे हम डेट क्या कर रहे हैं, डेट को इंक्रीज कर रहे हैं, और डेट को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा ईपीएस भी इंक्रीज हो जा रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट। जब आपका रिटर्न ज्यादा होगा डेट के इंटरेस्ट से, तभी जाके आपका डेट भी इंक्रीज होगा। डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा तो ईपीएस का प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा। मतलब ये फॉर्मूला, ये जो रूल है, ये तभी अप्लाई होगा जब ये रूल अप्लाई होगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट। ईपीएस विल राइज विथ इंक्रीज इन डेट ओनली व्हेन इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट, then EPS will fall with increase used in debt. तो अगर मान लो हमारा जो ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट होगा, तो हमारा क्या होगा, हम जितना ज्यादा डेट इंक्रीज करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में वो इंक्रीज नहीं होगा।
ओके, वो डिक्रीज हो, ईपीएस विल फॉल विथ इंक्रीज यूज इन डेट, ईपीएस विल फॉल, जो हमारा ईपीएस है वो फॉल होगा। हमने क्या देखा था, ईपीएस इंक्रीज होगा डेट इंक्रीज होने से, नहीं, ये उल्टा हो जाएगा, ये फॉल होने लगेगा। अगर ये सिचुएशन हुआ तो, अगर ये सिचुएशन हुआ तो ये सिचुएशन हो जाएगा, अब डेट इंक्रीज करोगे तो ईपीएस फॉल हो जाएगा। और अगर ये सिचुएशन हुआ कि ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, तो ये सिचुएशन होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या मैं इसको भी प्रूफ करके दिखा दूं कि डेट इंक्रीज करते हैं और ईपीएस को, और डेट इंक्रीज कर लेते हैं, ओके, तो ईपीएस आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये भी करना है तो कर ही देते हैं, एक दो करके दिखा देता हूं मैं। जैसे यही पे यही वाला सवाल है, सेम ही है, बस हम लोग को इसमें क्या करना है, सेम ही है, बस यहाँ पे EBIT 2 लाख है। ओके, विथ EBIT 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो EBIT अगर 2 लाख है, एक सेकंड एक चीज देख लेता हूँ, और बाकी तो सब सेम ही है, तो एक बार करके देखते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है वो यही वाला है, EBIT बस 2 लाख है, क्वेश्चन यही वाला है, इसी क्वेश्चन पे करना है, बस EBIT 2 लाख होगा। कहाँ गया, करके देखते हैं। EBIT कितना, 2 लाख। तो EBIT अगर 2 लाख है तो इंटरेस्ट कितना होगा, लेस इंटरेस्ट ऑन डेट, तो इंटरेस्ट ऑन डेट इस बार तो नील है पहला सिचुएशन में। ओके, नंबर 1 वाला कर रहे हैं तो इसमें नील हो जाएगा, तो ये 2 लाख ही आ जाएगा। अब ये हो गया अर्निंग बिफोर टैक्स, लेस टैक्स करेंगे 30%। ओके, सेम वही है, लेस टैक्स 30%, तो 3 to 6, तो 60,000, तो 1,40,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ईपीएस का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,40,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 30 लाख था, तो 30 लाख का 10%, तो 30 लाख का 10%, सॉरी 30 लाख, और एक शेयर का दाम कितना था, ₹10 ईच शेयर। ओके, तो ये हो गया 3 लाख, तो आप इसको डिवाइड करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 जीरो कट गया, 14/30, तो ये करके देखो कितना आ रहा है, मैं भी करके देखता हूँ, 14/30, 0.466, तो 0.47, ये सिचुएशन 1 का है। देखिए दूसरा सेकेंड सिचुएशन क्या है, हम लोग के पास डेट है 10 लाख का, इक्विटी है 20 लाख का, तो EBIT कितना, 2 लाख, लेस इंटरेस्ट ऑन डेट 10%, तो इस बार डेट है 10 लाख का, 10 लाख का डेट है, तो 10%, 10 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख। ओके, तो जब हम ये लेस करेंगे तो आएगा 1 लाख। ओके, तो अब ये क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि हमने अभी टैक्स तो दिया नहीं है, फिर हम लेस करेंगे 30% टैक्स। ओके, 30% था टैक्स। अब देखो 1 लाख का 30% कितना होगा, 30,000, कितना आ जाएगा, 70,000, ये हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब हम निकालेंगे EPS, अर्निंग पर शेयर, फॉर्मूला क्या है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो क्या आ गया, 70,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना होगा, 20 लाख डिवाइड बाय 10, एक शेयर का दाम 10 रुपया का था, तो 2 लाख।
ओके, तो कितना आ जाएगा 70,000 डिवाइड बाय 2 लाख, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 7/20। तो ये जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 0.35। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सिचुएशन 3 आप करके देखना। ओके, ये और डेट हो रहा है इंक्रीज, तो क्या होगा, ईपीएस डिक्रीज होगा। ओके, इसमें इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि हम कौन सा ये रूल अपना रहे हैं, व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट। ओके, तो पहला वाला क्या था, पहला वाला सिचुएशन 1 में क्या आया था, कितना आया था ईपीएस आया था 0.47। और जब हमने डेट इंक्रीज कर दिया, जब डेट नील था तो 0.47 आया था ईपीएस। ओके, अब डेट हो गया 10 लाख, तो ईपीएस कितना आया 0.35। तो कम हुआ कि नहीं। तो यही मैं समझाना चाहता हूं आपको कि जब ये वाली सिचुएशन होगी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट, तो आप कितना भी इंक्रीज करो डेट को कैपिटल स्ट्रक्चर में, ईपीएस डिक्रीज ही होगा। और अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, ओके, तो आप डेट का पार्ट इंक्रीज करोगे तो ईपीएस इंक्रीज होगा। ये इधर फॉलो होता है। ओके, और इधर होगा तो आपका क्या होगा, डेट कितना भी इंक्रीज करो ईपीएस डिक्रीज होगा। इसमें ये वाला। ओके, तो यही मैं समझाना चाहता हूं। अब देखो आप, यही चीज लिखा हुआ है, मैं फिर से बता देता हूं। ओके, कि डज ईपीएस, देखना आप, डज ईपीएस ऑलवेज राइज विथ इंक्रीज इन डेट, क्या डेट हम जब जब इंक्रीज करेंगे तो क्या ईपीएस हमेशा इंक्रीज ही होगा। तो आंसर है नो। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एग्जाम के लिए आंसर है नो। ईपीएस डज नॉट ऑलवेज rise with increase in debt. It is possible only when return on investment is more than cost of debt. Return on investment is always greater than cost of debt. तब जाके आपका क्या होगा, जब जब आप डेट इंक्रीज करोगे तब तब आपका ईपीएस इंक्रीज होगा। अदरवाइज अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट होगा तो आपका क्या हो जाएगा, जब जब आप डेट का प्रोपोर्शन आप इंक्रीज करोगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, तब तब आपका ईपीएस डिक्रीज हो जाएगा, जो हमने अभी देखा वही चीज लिखा हुआ है। इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट देन ईपीएस विल फॉल विथ इंक्रीज्ड यूज इन डेट। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, ईबीआईटी कैसे इंटरेस्ट डिडक्ट होता है पहले, फिर टैक्स डिडक्ट होता है, और कैसे ये रूल फॉलो होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ओके, तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।